नमस्कार साथियों, खोजरा मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं खेमेंद्र और आज है 9 जुलाई और आज का कुछ करंट इवेंट की सेशन और पॉइंट्स लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को कि क्या क्या खबरें हैं जो कि देश दुनिया में आज इम्पॉर्टेंट खबरें हैं आज की। तो सबसे पहले आ गया है, देखो, इंडिया अनवेल इंडिजिनस लाइट टैंक। तो हल्का टैंक इंडिया ने बनाया है जिसका नाम इंडिया ने क्या रखा है, जोरावर। जी हाँ दोस्तों, जोरावर इस टैंक का नाम रखा गया है। इट इज़ अ लाइट टैंक जो कि अभी रिसेंटली बनाया है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, ये जो जोरावर टैंक है ये एक लाइट टैंक है। ये कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो डीआरडीओ कंपनी है हमारी, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसने बनाया है मिलके किसके साथ, लार्सन एंड टर्बो के साथ। तो डीआरडीओ, ठीक है ना, डीआरडीओ और लार्सन एंड टर्बो एलएनटी ने इसको बनाया है, इस पूरे के पूरे टैंक को, जिसका नाम क्या है, टैंक है जोरावर। आगे बात करते हैं बेटा, इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ डिज़ाइंड फॉर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है ना। हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन लद्दाख की जैसे एरिया में इसको काम करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये जो है फीचर एडवांस वेपनरी भी इसमें होता है। अच्छा, यहाँ पे डीआरडीओ लिखा गया है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं लिखा, तो नोट डाउन कर लेना। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक बात है। आगे बात करें, इट इंटीग्रेट्स एडवांस सिस्टम लाइक रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम। इसमें रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम RCWS का उपयोग किया जाता है, किया गया है। तो ये एडवांस रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम भी इसके अंदर है। अच्छा, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसको नाम किसके ऊपर रखा गया है, जोरावर नाम आया कहाँ से? तो देखो, ये एक जनरल हैं जोरावर, और अपनी आज़ादी से पहले ये इस एरिया के, मतलब ये लद्दाख एरिया और इस एरिया में एक जनरल के तौर पे थे। उनके बारे में भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जनरल जोरावर के ऊपर इनका नाम रखा गया है। तो ये टैंक है हमारा, और इस टैंक में देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ वेट रखा गया है, या कितने हॉर्स पावर का है ये सारी चीज़ रखी गई है। अच्छा, मैक्सिमम कितनी ऑफ रोड स्पीड हो सकती है, 30 to 40 किलोमीटर, और इस मैक्सिमम स्पीड हो सकती है इसकी 70 किलोमीटर पर आवर। तो कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं, 3 लोग इसमें बैठ सकते हैं। कोएक्सियल मशीन गन है यहाँ पे 7.62 mm की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग बता पा रहे हैं इस टैंक के बारे में। दिस इज अ लाइट वेट टैंक जिसका नाम है जोरावर। अब जनरल जोरावर के बारे में बात समझ लेते हैं। देखो, जनरल जोरावर कौन थे इसको समझते हैं। तो जोरावर सिंह जो थे ये 1984 में से लेके 12 दिसंबर 1841 को इनका देहांत हो गया था। तो जन्म हुआ था 1784 में और देहांत हुआ था 1841 में। वॉज मिलिट्री जनरल ऑफ डोगरा राजपूत रूलर्स। तो डोगरा राजपूत रूलर्स के ये मिलिट्री जनरल थे। गुलाब सिंह ऑफ जम्मू एंड गुलाब सिंह ऑफ जम्मू, तो इनके ये मिलिट्री जनरल थे, मतलब आप कैसे कह सकते हैं, सेना नायक थे ये लोग। ही सर्व्ड एज अ गवर्नर, वजीर उस टाइम में बोलते थे, ऑफ किश्तवर एंड एक्सटेंडेड द टेरिटरी ऑफ किंगडम बाय कॉन्करिंग लद्दाख एंड बाल्टिस्तान और लद्दाख इन्होंने कॉन्कर कर लिया था जोरावर सिंह जी ने, और इनको बोला जाता है गवर्नर ऑफ किश्तवर। He is also boldly attempted to conquest the western Tibet। तो वेस्टर्न तिब्बत को भी इन्होंने कर, who was killed in the, अच्छा इनको मृत्यु मिली थी इन द बैटल ऑफ टोयो ड्यूरिंग द डोगरा तिब्बतियन वॉर। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी ये डोगरा तिब्बतियन वॉर के दौरान हुई थी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको बोला जाता है नेपोलियन ऑफ द इंडिया। ये जो मिस्टर जोरावर सिंह है इनको बोला जाता है नेपोलियन ऑफ द इंडिया एंड कॉन्करर ऑफ द लद्दाख। नेपोलियन ऑफ द इंडिया एंड कॉन्करर ऑफ द लद्दाख इनको बोला जाता है, और इन्हीं के नाम के ऊपर आपका ये जो टैंक है वो इनका टैंक इनके नाम पे पड़ा है, और टैंक का नाम क्या पड़ा है, जोरावर टैंक का नाम पड़ा है बेटा। क्लियर बात है? चलो, तो दिस इज द थिंग वी हैव अकॉर्ड इस वाले टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट कमिटीज़। तो रिसेंटली अभी हुआ क्या है, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, 8 कमिटीज़ बनाई हैं, और जिनमें से 3 कमिटीज़ हमारी यहाँ पे नई हैं, उनके बारे में बात कर देते हैं। विथ कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर गेटिंग 3 न्यू फेसेस, ठीक है ना।
तो एक तो हो गया कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, अपॉइंटमेंट कमिटी मतलब किसी व्यक्ति को अगर अपॉइंट करना है उसके लिए कोई कमेटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हो गया। उसके बाद कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के ऊपर किसी प्रकार की कमेटी अगर बनाना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे बना, तो 3 कमिटीज यहाँ पे एडअप हुई है। एंड अनदर, अच्छा इसी के साथ साथ एक और डेवलपमेंट हुआ है लोकसभा में, बता देता हूँ मैं, खैर पता नहीं पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा। तो लोकसभा स्पीकर ने बोला है, लोकसभा स्पीकर अभी के टाइम पे कौन है, ओम बिरला जी हैं, उन्होंने कहा है कि जब भी ओथ ली जा रही है किसी भी एमपी के द्वारा, तो फिर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसको किसी भी प्रकार का अदर रिमार्क ओथ के अलावा नहीं देना है। एक दो केस हो गए थे ऐसे, तो इसके बाद उन्होंने ये चीज़ करी है। तो ये बिल्कुल सही बात है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आप किसी और अगर आप किसी भी अलग कम्युनिटी के हैं किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ओथ के दौरान वो नहीं करना चाहिए, आपको बोलने का मौका अलग से मिलता है लोकसभा के अंदर, ठीक है ना। तो ओथ के दौरान सिर्फ ओथ ही होगी, ये उन्होंने बोला है, ठीक है ना। अच्छा ये कैबिनेट कमेटी होती क्या है इसको समझ लेते हैं। द कैबिनेट कमेटी इज अ सबसेट ऑफ यूनियन कैबिनेट, तो यूनियन कैबिनेट का ही सबसेट ये बनाते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ सेलेक्टेड यूनियन मिनिस्टर। अच्छा इसके अंदर सेलेक्टेड यूनियन मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना। द कमिटी आर एस्टेब्लिश्ड टू स्ट्रीमलाइन द डिसीजन मेकिंग बाय डिवाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नॉर्मल सी बात है यार, कोई काम हमको कराना है तो हम उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारा काम अच्छे से हो सके, सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। अमंग डिफरेंट ग्रुप, तो अलग अलग ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर देना, सच एज दोज डीलिंग विथ, अच्छा मान लो फॉर एक ग्रुप है जो जिसमें सारे इकोनॉमिस्ट हैं और उसमें हमने इकोनॉमिक अफेयर्स का प्रॉब्लम वहाँ पे उनको दे दी, उनको बोला भैया सॉल्व करो। पार्लियामेंट्री अफेयर्स का एक अलग ग्रुप है, पॉलिटिकल जानने वाले लोग अलग होंगे ऑब्वियसली, सभी लोग तो जरूरी नहीं ना, सभी लोग इकोनॉमिक्स भी जाने, पॉलिटिक्स भी जाने और सिक्योरिटी के बारे में जानकारी रखें, ठीक है, इंडियन सिक्योरिटी के बारे में, तो इसीलिए ये अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। They provide detailed consideration and to ensure the efficient handling and complex issues which are then presented to the full cabinet in the final approval। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कौन कौन सी कमिटीज़ है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये तो हम जानते ही हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, बिल्कुल सही बात है, ACC इसको बोला जाता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये भी हो गया। कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन, कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड कैबिनेट कमिटी ऑन स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंगहुड। स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंगहुड, तो टोटल यहाँ पे 8 कैबिनेट कमेटी हो गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, अपॉइंटमेंट, नंबर 3 सिक्योरिटी, नंबर 4 अकोमोडेशन, नंबर 5 पार्लियामेंट्री अफेयर्स, नंबर 6 पॉलिटिकल अफेयर्स, नंबर 7 हो गया आपका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ और नंबर 8 हो गया आपका स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंगहुड। क्लियर बात है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली खबर के ऊपर। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप आपकी हुई है अभी अभी रिसेंटली 2024 की, और जिसके अंदर मिस्टर ध्रुव सीतावाला, जी हाँ दोस्तों, मिस्टर ध्रुव सीतावाला ने हरा दिया है। मैंने किसको हराया है, पंकज आडवाणी, जो काफ़ी फेमस पूल चैंपियन है, उनको इन्होंने हरा दिया है ध्रुव सीतावाला ने। और ये ध्रुव सीतावाला का तीसरा, जी हाँ थर्ड इनका बिलियर्ड का ये एशियन चैंपियनशिप का टाइटल है, ठीक है, थर्ड टाइटल है इनका मिस्टर ध्रुव सीतावाला का। तो ये जो ध्रुव सीता, अच्छा इसके अलावा अगर बात करें तो अनुपमा रामचंद्रन जो फीमेल्स में जीती हैं, वुमेन्स में एशियन स्नूकर की चैंपियन बनी है। तो ये जो भाई साहब आप देख रहे हैं ये है मिस्टर ध्रुव सीतावाला, इन्होंने हराया है मिस्टर पंकज आडवाणी को। क्लियर बात है। 89th बर्थडे ऑफ स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा, 89th बर्थडे ऑफ स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा की बात हम करते हैं। तो दलाई लामा बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ गेलुपगा ट्रेडिशन ऑफ तिब्बत बुद्धिज्म which was the largest and most influential traditions in Tibet. There have been I think 14, आज से 14 दलाई लामाज रहे हैं अभी तक, 14 दलाई लामाज रहे हैं इन द हिस्ट्री ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म।
एंड द फर्स्ट एंड सेकंड दलाई लामा वर गिवन द टाइटल पोस्टमसली, मतलब पहले और दूसरे दलाई लामा को तो पता ही नहीं था कि हम दलाई लामा हैं क्योंकि वो तो बस उनका नाम था, उसी हिसाब से चलते थे। बट उसके बाद में जब थर्ड दलाई लामा थे, उन्होंने ये शब्द को डिफाइन किया दलाई लामा, ठीक है, और बोला कि यार वो लोग जो थे वो भी दलाई लामा थे, तो उनकी मृत्यु होने के बाद उनको दलाई लामा की उपाधि दी गई, ठीक है ना। तो पहलों को तो पता ही नहीं था जीवन काल में कि वो दलाई लामा है, ऐसा ऐसा मान लो तुम। अच्छा, अभी चल रहे हैं 14th दलाई लामा चल रहे हैं, जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, तेंजिन ग्यात्सो जिनका नाम है। एंड द 14th दलाई लामा, अच्छा कौन है ये देखो, ये है यहाँ पे तेंजिन ग्यात्सो द 14th दलाई लामा। दलाई लामा हु, अच्छा ये हुआ क्या था, 1959 में चाइना का इन्वेजन हो रहा था काफ़ी ज़्यादा तिब्बत के ऊपर, तो तिब्बतियन अपराइज वहाँ पर हुआ, तिब्बतियन अपराइज वहाँ पर हुआ, और उसकी वजह से ये दलाई लामा जो है हमारे, हम तेंजिन ग्यात्सो, ये आ गए इंडिया के अंदर, और इंडिया में अब ये रहते हैं। तो आज भी ये इंडिया में ही रहते हैं, 1959 से लेकर आज तक ये इंडिया में ही हैं। अपने काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स भी ये अपने साथ ही लेकर आए थे, ठीक है बेटा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखेंगे, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।